नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में एमपी जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाला है जो आपकी आने वाली एमपीपीएससी की एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। और दोस्तों, ये वो प्रश्न है जो लगातार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि मध्य प्रदेश के अस्तित्व 1956 में आने के बाद वर्ष 2011 की जनगणना का क्रम क्या है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जब 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हो गया था तो उसके बाद में 2011 में जो जनगणना हुई थी वो कौन से नंबर की जनगणना हुई थी। अब 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तो उसके बाद में जो पहली जनगणना हुई थी मध्य प्रदेश की वो 1961 में हुई होगी। 1961 के बाद में 10 साल आगे हम चलेंगे तो फिर अगली जनगणना 1971 में होगी। 1971 के बाद में जब हम आगे चलेंगे तो अगली जनगणना 1981 में होगी। उसके बाद में फिर 10 साल आगे हम चलेंगे तो अगली जनगणना 1991 में होगी। 1991 में होगी। उसके बाद फिर 10 साल हम आगे चलेंगे तो अगली जनगणना कब होगी दोस्तों, तो 2001 में होगी। 2001 में होगी और फिर उसके बाद में 2011 में होगी। 2011 में होगी। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। तो 1961 के बाद में 1971, 1971 के बाद 1981, 1981 के बाद में 1991, 1991 के बाद में फिर 2001 और 2001 के बाद में 2011। मतलब अभी तक कितनी बार, तो 6 बार जनगणना हो चुकी है मध्य प्रदेश में। 6 बार जनगणना यहाँ पर हो चुकी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। और अगर आपसे पूछे कि 2021 की जनगणना होगी उसका कौन सा क्रम रहेगा, तो उसका 7वां क्रम रहेगा दोस्तों, 7वें क्रम की रहेगी। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पर कंफ्यूजन हमें होता है। कंफ्यूजन क्यों होता है कि जब 2011 में आपकी जनगणना हुई थी तो उस समय जो मध्य प्रदेश था इसका जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा स्थान था दोस्तों, 6वां स्थान था। 6वां स्थान था। लेकिन 2011 के बाद जैसे हम 2014 में पहुंचे दोस्तों, तो जो आपका आंध्र प्रदेश है ना, आंध्र प्रदेश, इस आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य बन गया जिसका नाम है तेलंगाना। तेलंगाना। अब जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना राज्य का गठन 2014 में हो गया तो जो आंध्र प्रदेश है ये छोटा हो गया। अब जब आंध्र प्रदेश छोटा हो गया तो जो मध्य प्रदेश है वो जनसंख्या की दृष्टि से 2011 में 6वें स्थान पर था ना, वो मध्य प्रदेश 2014 में कौन से स्थान पर आ गया, तो 5वें स्थान पर आ गया। 5वें स्थान पर हो गया। तो अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो 5वां स्थान है। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा स्थान था, तो उसके टाइम पर 6वां स्थान था। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। अगला, जनसंख्या किस का विषय है। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो जनसंख्या है ये विषय है। तो याद रखना है जो जनसंख्या है ना ये संघ सूची का विषय है दोस्तों। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से कि जनसंख्या किसका विषय है, तो ये संघ सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है कि डॉक्टर चंद्रा नायडू का निधन 2020 में हुआ, वहां किस क्षेत्र से संबंधित थी। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो जो डॉक्टर चंद्रा नायडू है ना ये भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर थी। चंद्रा नायडू कौन थी, तो भारत की पहली महिला क्रिकेट कमेंटेटर बनी थी। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि चंद्रा नायडू किसकी बेटी थी, तो आप सभी जानते हो महान क्रिकेटर जो सीके नायडू साहब है, ये सीके नायडू साहब जो थे इनकी बेटी चंद्रा नायडू थी। 2020 में इनका निधन हो गया और ये महिला क्रिकेट कमेंटेटर बनी थी। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगला, वर्ष 1872 में किसके शासनकाल में भारत की पहली जनगणना हुई। अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे कि सबसे पहली जो जनगणना हुई ये किसके शासनकाल में हुई, तो याद रखना है दोस्तों ये किसके शासनकाल में हुई थी, तो ये लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई नियमित जनगणना की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी, तो जो नियमित जनगणना है ना इसकी शुरुआत रिपन के शासनकाल में हुई थी। तो यहाँ पर पूछा है कि किसके शासनकाल में पहली बार हुई, तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में सबसे पहले जनगणना की गई है 1872 में। और नियमित जनगणना कब की गई, तो 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में की गई है, ठीक है। ये सेम क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया 1881 में जो नियमित या विधिवत जनगणना किसके शासनकाल में की गई, तो ये रिपन के शासनकाल में की गई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की सर्वाधिक जनसंख्या वाले 3 जिले आपसे पूछे। तो देखो अगर 2011 की जनगणना के अनुसार हम देखें तो मध्य प्रदेश में इंदौर, उसके बाद में जबलपुर और जो सागर है, ये 3 ऐसे जिले थे जिनकी जनसंख्या सर्वाधिक थी। लेकिन वर्तमान समय का अगर हमसे पूछे दोस्तों कि वर्तमान में अगर आपसे पूछे कि भाई सबसे ज्यादा
जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं? तो आपका पहले नंबर पर तो आपका इंदौर सेम आएगा, इंदौर। दूसरे नंबर पर आपका कौन सा आएगा दोस्तों? तो दूसरे नंबर पर आपका भोपाल आएगा। तीसरे नंबर पर आपका जबलपुर आएगा, जबलपुर तीसरे नंबर पर आएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, इंदौर, भोपाल और जबलपुर। ये वर्तमान समय का डाटा है और 2011 के अनुसार इंदौर, जबलपुर और सागर आपको याद रखना है। अगला, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति संख्या वाला जिला कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि 2011 के जनसंख्या के अनुसार सबसे ज्यादा जो अनुसूचित जनजाति है, सॉरी अनुसूचित जाति मतलब एससी की आपसे जनसंख्या पूछी, तो सबसे ज्यादा जो एससी की जनसंख्या है वो कहाँ पर है दोस्तों? तो ये आपका इंदौर में है, इंदौर में मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति की जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? तो पहले नंबर पर आपका इंदौर आता है और दूसरे नंबर पर आपका कौन आता है दोस्तों? उज्जैन आता है, उज्जैन आता है। ये चीज आपको याद रखना है। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि भाई ये बताओ कि जो अनुसूचित जाति है इसमें प्रतिशत के आधार पर सबसे ज्यादा जनसंख्या कहाँ है? प्रतिशत के आधार पर कहाँ है? तो प्रतिशत में अगर पूछे तो सबसे पहले नंबर पर उज्जैन आएगा और फिर दूसरे पर इंदौर आएगा। तो दोनों अपोजिट हो रहा है। अगर जनसंख्या नॉर्मली पूछे तो पहले पर इंदौर, दूसरे पर उज्जैन, लेकिन प्रतिशत के आधार पर पूछे तो फिर उज्जैन पहले पर और दूसरे पर इंदौर आएगा। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है अनुसूचित जाति के बारे में, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। अगला, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात कितना है? अब देखो यहाँ पर अगर लिंग अनुपात पूछा गया तो मध्य प्रदेश का जो लिंग अनुपात है ना दोस्तों, ये कितना है? तो मध्य प्रदेश का लिंग अनुपात 931 है। कितना है? 931 है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, तो वो आपको याद रखना है जो बालाघाट है, ये बालाघाट का लिंग अनुपात सबसे ज्यादा है। फिर अगर आपसे पूछ ले कि सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है, तो जो भिंड जिला है ना दोस्तों, इस भिंड जिले का लिंग अनुपात मध्य प्रदेश में सबसे कम है और सबसे ज्यादा बालाघाट में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर था। मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? अब जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या है कि एक निश्चित 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंतर्गत कितनी जनसंख्या निवास करती है। तो सबसे जो कम जनसंख्या घनत्व है ना दोस्तों, ये आपका कहाँ का है? तो डिंडोरी का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, डिंडोरी का सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भाई सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो वो आपका भोपाल है, भोपाल है। जनसंख्या घनत्व का मतलब पास पास जनता निवास करती है, पास पास लोग, कितने पास पास लोग रहते हैं। तो जो डिंडोरी है ना, इसमें लोग सबसे ज्यादा दूर दूर रहते हैं, जबकि भोपाल में पास पास ज्यादा रहते हैं। तो ये चीज आपको याद रखना है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व भोपाल का है और सबसे कम डिंडोरी का है। अगला क्वेश्चन, चिंटू चीता शुभंकर जारी करने वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? अति इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ से 4-5 इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहली चीज तो ये याद रखना है कि जो चिंटू चीता नाम का जो शुभंकर जारी किया है ना, ये किसने किया? तो ये कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान ने किया। कूनो पालपुर जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, इसने क्या किया? तो इसने अपना एक शुभंकर जारी किया जिसका नाम क्या है? चिंटू चीता है। ये कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो ये श्योपुर में है दोस्तों, श्योपुर में है। एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखना है दोस्तों कि ये जो कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसमें क्या किया जा रहा है? तो एक परियोजना है जिसके तहत क्या किया जा रहा है? तो जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है, जो गिर नेशनल पार्क गुजरात है ना दोस्तों, ये गुजरात के गिर नेशनल पार्क से क्या किया जा रहा है? तो जो एशियाई शेर है, क्या है? एशियाई जो शेर है, इन एशियाई शेरों को कहाँ लाया जा रहा है? तो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में ला रहा है। ये चीज आपको इंपोर्टेंट याद रखना है कि गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान से जो एशियाई शेर है उनको कहाँ लाया जा रहा है? तो कूनो पालपुर राष्ट्रीय उद्यान में लाया जा रहा है, जो कि कहाँ पर है? श्योपुर में है। और इसी ने अपना एक शुभंकर जारी किया जिसका नाम क्या है? चिंटू। अब शुभंकर की बारी आती है तो याद रखना है दोस्तों, भारत में जो सबसे पहले शुभंकर जारी करने वाला राष्ट्रीय उद्यान है ना, सबसे पहले शुभंकर जारी करने वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कौन सा है दोस्तों? तो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। और ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? मंडला में है, मंडला में है। और इसने अपना जो शुभंकर जारी किया ना दोस्तों, ये कब किया? 2017 में जारी किया। और इसके शुभंकर का नाम क्या है? तो इसके शुभंकर का नाम है भूर सिंह द बारासिंगा। क्या नाम है? भूर सिंह द बारासिंगा इसके शुभंकर का नाम है। बारासिंगा इसके शुभंकर का नाम है। अब यहाँ पर देखो, जिस प्रकार से कूनो राष्ट्रीय उद्यान में एशियाई शेर लाया जा रहा था गिर राष्ट्रीय उद्यान से, उसी प्रकार से क्या हो रहा है दोस्तों कि जो कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसको एक राष्ट्रीय उद्यान के तहत जोड़ा जा रहा है जिसका नाम क्या है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान।
ये जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये कहाँ है दोस्तों, तो ये उमरिया में है, उमरिया में है। और जो आपका कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला में ना, इन दोनों को एक योजना के तहत जोड़ा जा रहा है और इस योजना का नाम क्या है, तो इसका नाम है जंगल गलियारा योजना। जंगल गलियारा योजना जो है, इस जंगल गलियारा योजना के तहत इन दोनों को जोड़ा जा रहा है। तो ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जंगल गलियारा योजना किन दो राष्ट्रीय उद्यानों के बीच में चलाई जा रही है, तो कान्हा किसली और बांधवगढ़ के बीच में चलाई जा रही है। सबसे पहले शुभंकर किसने जारी किया, कान्हा किसली ने किया 2017 में, और उसके शुभंकर का नाम भूर सिंह दबारा सिंह है। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि मध्य प्रदेश में विधानसभा का प्रकार है। अब मध्य प्रदेश में विधानसभा जो है दोस्तों, वैसे तो हम देखें तो विधानसभा कैसी है, तो यहाँ एक सदनात्मक है, ठीक है। विधानसभा कैसी, एक सदनात्मक। वैसे यहाँ विधानसभा की जगह विधानमंडल होना चाहिए था। क्यों, क्योंकि जो विधानमंडल होता है ना, इसमें सदन होते हैं। जैसे विधानमंडल में कितने सदन होते हैं, तो एक तो आपका विधानसभा होती है, विधानसभा होती है, और एक आपका विधान परिषद होती है, विधान परिषद होती है, विधान परिषद होती है। कि दो सदन इसके होते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में विधान परिषद नहीं है, सिर्फ विधानसभा ही है। तो यहाँ पर एक सदनात्मक शासन चलता है। अगला, वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश के विभाजन के पश्चात विधानसभा सीटों की संख्या कितनी थी। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। एक चीज यहाँ पर याद रखना है, बात आती है विधानसभा में सीटों की। तो जब मध्य प्रदेश में आपका छत्तीसगढ़ भी शामिल था ना दोस्तों, तब विधानसभा की टोटल सीटें कितनी थी, 320 थी, 320 थी। लेकिन जब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो गया, तो मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी बच गई, 230 बच गई, 230 बच गई। अब ये जो 230 सीटें है ना, इसमें आरक्षण है। जैसे अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटों पर, 35 सीटों पर, और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए कितनी, 47 सीटों पर आरक्षण है। तो ये पॉइंट भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, विभाजन के बाद 230 सीटें मध्य प्रदेश में बच गई। अगला, मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के वास्तुकार कौन है। तो मध्य प्रदेश का जो विधानसभा भवन है ना दोस्तों, इसके वास्तुकार कौन है, चार्ल्स कोरिया है। चार्ल्स कोरिया साहब जो है, ये मध्य प्रदेश विधानसभा भवन के वास्तुकार थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि भारत का जो संविधान है, उसके अनुच्छेद 153 जो है, इस अनुच्छेद 153 में ये बताया गया कि प्रत्येक राज्य में क्या होगा, तो प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, राज्यपाल होगा। और ये जो राज्यपाल है, इसकी नियुक्ति कौन करेगा, तो इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। मध्य प्रदेश में वर्तमान समय में जो राज्यपाल है, इनका नाम क्या है दोस्तों, तो मंगूभाई पटेल जो है, श्री मंगूभाई पटेल, ये मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल है। मंगूभाई पटेल वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। ये चीज भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अगला, मध्य प्रदेश के पुराने विधानसभा भवन का नाम क्या था। अब देखो, मध्य प्रदेश का जो पुराना विधानसभा भवन है ना दोस्तों, इसका नाम क्या है, तो इसका नाम मिंटो हॉल था। क्या था, नाम था मिंटो हॉल, इसका नाम था। और अगर आपसे पूछे नए विधानसभा, ये जो न्यू विधानसभा भवन है, इसका नाम क्या है, तो इंदिरा गांधी विधानसभा भवन, इंदिरा गांधी विधानसभा भवन इसका नया नाम है। या नए विधानसभा भवन का नाम क्या है, तो इंदिरा गांधी विधानसभा भवन नया है और मिंटो हॉल पुराना है। ये चीज आपको याद रखनी है। देश का पहला जल स्तंभ मध्य प्रदेश में कहां पर स्थापित किया गया। अब बात आती है जल स्तंभ की। तो दोस्तों, ये जो जल स्तंभ है ना, है क्या, पहली चीज तो ये बताइए। तो ये जो जल स्तंभ है, ये क्या है दोस्तों, तो एक चांदी का स्तंभ है। चांदी का स्तंभ या चांदी का एक पोल है। काई का बना हुआ है, चांदी का। और इस चांदी के जो पोल है ना दोस्तों, इस पे क्या किया गया कि जो आपके वेद है ना, वेद जैसे आपका ऋग्वेद हो गया, तो जो आपका ऋग्वेद है ना, इस ऋग्वेद की ऋचाएं या इसके जो श्लोक है, इन श्लोक को इस पर लिखा गया। ठीक है, तो चांदी का इस पोल पर ऋग्वेद की जो ऋचा है या श्लोक है, इनको लिखा गया। और ये जल स्तंभ कहाँ पर बनाया गया, तो ये उज्जैन में बनाया गया। कहाँ पर बनाया गया, तो उज्जैन में बनाया गया। इसी उज्जैन में क्या हुआ दोस्तों, अभी हाल ही में प्रसादम का उद्घाटन किया गया। ये प्रसादम का उद्घाटन भी कहाँ पर किया गया, तो ये प्रसादम है, ये भी आपका उज्जैन में बनाया गया। और अगर आपसे पूछे कि भाई उज्जैन किस नदी के किनारे है, शिप्रा नदी के किनारे है। और कालियादेह पैलेस कहाँ पर है, तो कालियादेह पैलेस भी आपका कहाँ पर है, तो ये भी आपका उज्जैन में है। कालियादेह पैलेस भी उज्जैन में है। इतनी इंपॉर्टेंट चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अगला, मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मृदा पाई जाती है। ये चीज आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है कि भाई मध्य प्रदेश में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। तो मध्य प्रदेश में दोस्तों टोटल 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कितनी प्रकार की, 5 प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। पांचों मिट्टियों का 2 मिनट में रिवीजन करवाऊंगा और एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सबसे पहली मिट्टी आपकी कौन सी है दोस्तों, काली मिट्टी।
ठीक है। सबसे पहली मिट्टी आपकी काली मिट्टी है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली काली मिट्टी है। इस काली मिट्टी को दोस्तों रेगुर रेगुर या इसी को भर्री मिट्टी भी कहते हैं। रेगुर या भर्री मृदा भी किसे कहते हैं? तो काली मिट्टी को कहते हैं। अगर आपसे पूछे कि कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी है, तो कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी आपकी काली मिट्टी हो जाती है। ये चीज आपको याद रखनी है। और काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो मालवा के पठार में पाई जाती है। मालवा के पठार में पाई जाती है। एक आपका नर्मदा सोन घाटी में पाई जाती है। नर्मदा सोन घाटी में पाई जाती है। नर्मदा सोन घाटी में। और एक आपका जो पश्चिमी सतपुड़ा है, पश्चिमी सतपुड़ा में भी काली मिट्टी पाई जाती है। फिर बात आती है दोस्तों अगली मिट्टी की, हम बात करते हैं। तो अगली मिट्टी आपकी आती है कौन सी? मिश्रित मिट्टी। कौन सी? मिश्रित मिट्टी। मिश्रित मिट्टी की हम बात करें तो ये कहाँ पाई जाती है? तो ये बुंदेलखंड के पठार में। कहाँ पर? बुंदेलखंड के पठार में पाई जाती है। और जो मिश्रित मिट्टी है ना दोस्तों, ये मोटे अनाज के लिए प्रयुक्त है। मोटे अनाज इसमें जो है ये मोटे अनाज के लिए अच्छी होती है। तो मिश्रित मिट्टी बुंदेलखंड के पठार में और मोटे अनाज के लिए प्रयुक्त है। मिश्रित मिट्टी के बाद में हम अगली मिट्टी पर चलते हैं दोस्तों। तो अगली मिट्टी आपकी कौन सी आती है? लाल पीली मिट्टी। कौन सी? लाल पीली मिट्टी। अगर आपसे पूछे कि भाई लाल पीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो ये बघेलखंड के पठार में। कहाँ पर दोस्तों? बघेलखंड के पठार में पाई जाती है। और जो लाल पीली मिट्टी है ना, ये किसके लिए उपयुक्त है? तो ये चावल के लिए उपयुक्त है। किसके लिए? चावल के लिए आपकी लाल पीली मिट्टी उपयुक्त है। ये चीज आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। लाल पीली मिट्टी के बाद में दोस्तों आपकी एक और मिट्टी आती है, जिसका नाम क्या है? तो लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी। अगर आपसे पूछिए कि भाई लेटेराइट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, तो जो लेटेराइट मिट्टी है ना दोस्तों, ये लेटेराइट मिट्टी आपका कहाँ पाई जाती है? तो जो आपका पूर्वी सतपुड़ा का पठार है ना, ये पूर्वी सतपुड़ा के पठार में आपकी लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। और ये जो लेटेराइट मिट्टी है ना, ये किसके लिए उपयुक्त है? तो इससे आपका क्या ईंटें बनाई जाती है दोस्तों। जो ईंटें हैं, ईंटें और जो खिलौने हैं, ये खिलौने इससे बनाए जाते हैं। ईंटें और खिलौने बनाए जाते हैं। तो ये मिट्टी आपको याद रखनी है। और उसके बाद में एक और लास्ट मिट्टी में आपको लिखा रहा हूं दोस्तों। लास्ट मिट्टी जिसका नाम क्या है? तो इसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी जो है दोस्तों, ये कहाँ पाई जाती है? तो मध्य भारत के पठार में पाई जाती है। मध्य भारत के पठार में पाई जाती है। ये जो जलोढ़ मिट्टी है ना दोस्तों, ये सरसों के लिए उपयुक्त है। सरसों के लिए उपयुक्त है। अगर आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी भी कौन सी है दोस्तों? जलोढ़ मिट्टी है। और मृदा अपरदन से ग्रसित मिट्टी भी कौन सी है? तो मृदा अपरदन से ग्रसित मिट्टी भी आपका जलोढ़ मिट्टी है। इतनी सारी मिट्टी आपको याद रखनी है। पांचों की पांचों मिट्टियां मैंने आपको 5 मिनट में कवर करवा दी। और यहीं से अधिकतर क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में स्थित हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र को बॉक्साइट की आपूर्ति प्रदेश के किस जिले से की जाती है? अब बात आती है बॉक्साइट की। तो देखो, सबसे पहली चीज तो ये याद रखना है दोस्तों कि आपका एक जिला है अनूपपुर। और इस अनूपपुर में एक क्षेत्र आता है जिसका नाम है क्या नाम है? अमरकंटक। और दोस्तों ये अमरकंटक है ना, इस अमरकंटक में बॉक्साइट सबसे ज्यादा होता है। बॉक्साइट क्या होता है? बॉक्साइट अधिक होता है। अब जब यहाँ पर बॉक्साइट अधिक होता है, तो इसी बॉक्साइट से क्या बनता है दोस्तों? एल्यूमिनियम बनता है। तो एल्यूमिनियम बनाने के लिए क्या चाहिए? बॉक्साइट चाहिए। तो दोस्तों क्या होता है कि उत्तर प्रदेश जो है ना, इस उत्तर प्रदेश में एल्यूमिनियम बनाने का एक कारखाना है जिसका नाम है हिंडाल्को एल्यूमिनियम संयंत्र। तो याद रखना है, जब इसको एल्यूमिनियम बनाना रहेगा तो इसको बॉक्साइट चाहिए। अब ये बॉक्साइट कहाँ से ले जाएगा? तो ये अमरकंटक अनूपपुर वाला जो क्षेत्र है, यहाँ से बॉक्साइट ले जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो याद रखना है बॉक्साइट। अब याद एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से आपको बता दूं दोस्तों कि जो आपका मध्य प्रदेश है ना, इस मध्य प्रदेश में सबसे पहले जो बॉक्साइट खोजा गया वो कहाँ से खोजा गया? कटनी से खोजा गया। कटनी से खोजा गया। ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब 2 मिनट में आपके जितने भी इंपॉर्टेंट खनिज है उनका रिवीजन में करवा देता हूँ दोस्तों। अगर आपसे पूछे ना कि जो कोयला है, इस कोयले की हम सबसे पहले बात करते हैं। अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है दोस्तों, तो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र आपका कौन सा हो जाएगा? सोहागपुर कोयला। सोहागपुर जो कोयला क्षेत्र है, ये सोहागपुर कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। अगर आपसे पूछे सबसे छोटा कोयला क्षेत्र कौन सा है, तो सबसे छोटा कोयला क्षेत्र है उमरिया कोयला क्षेत्र। उमरिया कोयला क्षेत्र। अगर आपसे पूछे कि कोयले की सबसे मोटी परत कहाँ पर पाई जाती है, तो कोयले की सबसे मोटी परत आपकी कहाँ पाई जाती है? सिंगरौली में पाई जाती है।
सिंगरौली में पाई जाती है। और कोयला उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो 4th स्थान है। ठीक है, ये हुई कोयले की बात। कोयले के बाद में आपको याद रखना है दोस्तों ग्रेफाइट। ग्रेफाइट कहाँ पाया जाता है, मध्य प्रदेश में, तो बैतूल में पाया जाता है। ग्रेफाइट बैतूल में हो गया। फिर अगर आपसे पूछे दोस्तों हीरा, तो आप सभी जानते हो कि पन्ना में आपका हीरा पाया जाता है, पन्ना में पाया जाता है। फिर अगर आपसे पूछे दोस्तों रॉक फास्फेट सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है, रॉक फास्फेट जो है, ये रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है, तो ये झाबुआ में आपको याद रखना है, झाबुआ में रॉक फास्फेट आपको याद रखना है। फिर अगर आपसे पूछ ले कि स्लेट का कारखाना या स्लेट का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, तो स्लेट आपका मंदसौर में होता है, मंदसौर में होता है। फिर आपसे पूछ ले कि भाई सुरमा जो है, ये सुरमा कहाँ होता है, तो सुरमा जो है आपका दोस्तों जबलपुर में आता है, जबलपुर में होता है। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट टंगस्टन, जो टंगस्टन है ना दोस्तों, ये कहाँ होता है, तो टंगस्टन आपका होशंगाबाद जिले में, होशंगाबाद में आपको टंगस्टन देखने को मिलता है। तो इतने इंपॉर्टेंट खनिज आपको मध्य प्रदेश के याद रखने हैं। ठीक है, तो ये आज के इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। कुछ चीजें तो मैंने एक ही बार में आपके पूरे चैप्टर ही खत्म करवा दिए। तो आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलता है अगली क्लास में नए क्वेश्चन के साथ, नए डाटा के साथ, सटीक रणनीति के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।